नमस्कार। आज हम नजर डालेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर। यह आ गया है और इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई दिलचस्प आंकड़े हैं। जी हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है और कुछ विश्लेषण भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि बिहार की इकोनॉमी की मोटी-मोटी बातें जल्दी से समझ लें। बिल्कुल। और देखिए, ये सर्वेक्षण जिसे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने पेश किया है, ये सरकार के लिए एक तरह का फीडबैक है। आईना कह सकते हैं। हाँ, आईना ही समझ लीजिए कि नीतियां कितनी कारगर हैं, कहाँ सुधार चाहिए। वैसे ये बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। अच्छा, 19वां? हाँ, पहला 2006-07 में स्वर्गीय श्री सुशील कुमार मोदी जी लाए थे और इस वाले में मतलब 2024-25 वाले में ज्यादातर आंकड़े 2023-24 के हैं। समझ गया। तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान खींचती है? शायद जनसंख्या? वो जाति आधारित सर्वे के बाद आंकड़े बदले हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा बदलाव शायद वही है। जनसंख्या जो 2011 में 10.41 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 13.07 करोड़ हो गई है। अरे, ये तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। हाँ, बहुत बड़ा जंप है और इसका असर देखिए जनसंख्या घनत्व पर। वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब 1328 हो गया है। मतलब कम जगह में ज्यादा लोग। वही बात है। पर एक अच्छी खबर भी है इसमें। लिंगानुपात यानी प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो 918 से सुधरकर 953 हुई है। ये तो सकारात्मक है। बिल्कुल। पर बढ़ती आबादी का मतलब है संसाधनों पर दबाव, योजनाओं पर असर, ये सब तो हो गई। जाहिर है। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था के मुख्य संकेतकों पर। जीएसडीपी ग्रोथ कैसी रही? देखिए, 2023-24 के लिए जो जीएसडीपी ग्रोथ है चालू मूल्यों पर यानी महंगाई जोड़कर वो 14.5% रही। 14.5%? ये तो काफी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, पर अगर आप महंगाई का असर हटा दें, मतलब स्थिर मूल्यों पर देखें, तो ये ग्रोथ 9.2% थी। राष्ट्रीय औसत के आसपास है, लेकिन पिछले कुछ सालों से थोड़ी धीमी हुई है। अच्छा, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जीएसडीपी? वो चालू मूल्यों पर 66,828 रुपए रही और स्थिर मूल्यों पर 36,303 रुपए। 66,828, ठीक है। पर ये तो औसत है, इसमें असमानता तो होगी ही। हाँ, वो असमानता वाला पहलू है, उस पे आएंगे। हाँ। लेकिन एक और आंकड़ा है जो चिंताजनक है थोड़ा। कौन सा? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये जीएसडीपी का 4.2% बताया गया है। 4.2? एफआरबीएम की सीमा तो 3% है ना? बिल्कुल, तो ये उससे ज्यादा है। मतलब सरकार की उधारी आमदनी के मुकाबले ज्यादा है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। पर एक हैरान करने वाली और अच्छी बात भी है। अच्छा, वो क्या? राजस्व अधिशेष, रेवेन्यू सरप्लस 2,833 करोड़ रुपए का। ये जीएसडीपी का करीब 0.3% है। रेवेन्यू सरप्लस? ये तो आमतौर पर होता नहीं है। मतलब राज्य की कमाई रोज के खर्चों से ज्यादा रही। हाँ, यही मतलब है। ये काफी असामान्य और पॉजिटिव संकेत है। दिलचस्प। अच्छा, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसे कई लोग बिहार की त्रासदी कहते हैं। मेरा मतलब है अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर का योगदान और उनमें मिलने वाला रोजगार। इसमें बड़ा गैप है शायद। हाँ, ये एक बड़ा संरचनात्मक असंतुलन है। देखिए, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र सर्विसेज, उसका जीएसडीपी में योगदान सबसे ज्यादा है, करीब 58.6%। सबसे ज्यादा? हाँ, पर रोजगार कितने लोगों को देता है? सिर्फ 22.2%। सिर्फ 22%? जबकि योगदान लगभग 60% है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और उससे जुड़े काम, उसका जीएसडीपी में योगदान सबसे कम है, सिर्फ 19.9%। ओके। लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा लोग इसी में लगे हैं, 54.2%। बाप रे, मतलब आधा से ज्यादा वर्कफोर्स खेती में है, जिसका इकोनॉमी में हिस्सा सबसे कम है, और जो सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नौकरियां कम दे रहा है। यही है वो संरचनात्मक चुनौती। सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है पर रोजगार खेती में केंद्रित है। ये तो रोजगार की क्वालिटी पे भी सवाल है। खैर, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है शायद क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर। हाँ, सीडीआर। बिहार का सीडीआर सितंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 56.3% है। 56.3%? जी हाँ। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में, बैंकों में जो पैसा जमा होता है, हर 100 रुपए में से बिहार के अंदर सिर्फ करीब 56 रुपए ही लोन के तौर पर वापस दिए जा रहे हैं। बस 56 रुपए?
बाकी पैसा? बाकी या तो कहीं और निवेश हो रहा है या राज्य से बाहर जा रहा है। इसे आप एक तरह का कैपिटल फ्लाइट या पूंजी का पलायन भी कह सकते हैं। और दूसरे राज्यों में ये कैसा है? अरे बहुत फर्क है। आंध्र प्रदेश में ये 150% से ज्यादा है, तेलंगाना में करीब 120%, तो उनकी तुलना में बिहार का 56% बहुत कम है। तो इसका सीधा असर पड़ता होगा उद्योगों पर, लोन मिलने में दिक्कत? बिल्कुल, उद्योगों के विकास में एक बड़ी बाधा मानी जाती है। जब लोकल लेवल पर क्रेडिट आसानी से नहीं मिलेगा तो नया बिजनेस शुरू करना या फैलाना मुश्किल होता है। अब जरा कृषि और उद्योग पर फोकस करते हैं। चौथा कृषि रोड मैप तो लागू हो गया है 2023 से 28 तक का। हाँ, वो चल रहा है और सर्वे में कुछ खास बातें भी हैं, जैसे मखाना। बिहार इसका लगभग 85% उत्पादन करता है ना? हाँ, सुना है। जीआई टैग भी मिला है। जी, पर दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रोसेसिंग में पंजाब हमसे आगे है। उत्पादन हम करें, प्रोसेसिंग कोई और। ये तो अजीब है। अच्छा, और फसलों का क्या हाल है? चावल, गेहूं? चावल उत्पादन में रोहतास जिला टॉप पर है। उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उपज, उसमें भी वही आगे है। और गेहूं? गेहूं उत्पादन में भी रोहतास ही अव्वल है, पर उत्पादकता के मामले में बेगूसराय आगे निकल जाता है। अच्छा, मतलब कहीं उत्पादन ज्यादा, कहीं उपज। और चीनी मिलें, एक के फिर से खुलने की बात थी शायद। सही याद है आपको। अभी राज्य में 9 चीनी मिलें चालू हैं और हाल ही में सीतामढ़ी की रीगा चीनी मिल दोबारा शुरू हुई है। तो कृषि आधारित उद्योग में कुछ हलचल है। थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटीज वगैरह का क्या स्टेटस है? 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। और पटना मेट्रो? उसका काम भी जारी है। इसमें जापान की एजेंसी है JKI, वो सहयोग कर रही है। ओके। बिजली और सड़कें, इनमें कुछ सुधार हुआ है? बिजली में तो 100% घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य 2018 में ही पूरा हो गया था और बिहार पहला राज्य बना था जिसने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने शुरू किए। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। और सड़कों के नेटवर्क की बात करें तो बिहार देश में 8वें नंबर पर आता है। तो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति तो दिखती है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या ये विकास पूरे राज्य में एक जैसा है या जिलों के बीच बहुत फर्क है? ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब है फर्क बहुत ज्यादा है। जिलावार आंकड़े देखें तो ये असमानता साफ दिखती है। जैसे सबसे अमीर और सबसे गरीब जिले कौन से हैं? प्रति व्यक्ति GSDP के हिसाब से देखें तो पटना सबसे अमीर जिला है। वहां प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 रुपए है। और सबसे नीचे? सबसे गरीब जिला शिवहर है। पटना और शिवहर, मतलब राज्य के अंदर ही काफी आर्थिक खाई है। बिल्कुल, आर्थिक विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा, ये साफ है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, धान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ग्रोथ रेट ठीक-ठाक है, रेवेन्यू सरप्लस जैसी कुछ अच्छी बातें भी हैं। हाँ, लेकिन वो संरचनात्मक समस्याएं जैसे रोजगार और GSDP योगदान में भारी अंतर, उद्योगों के लिए क्रेडिट की कमी, राज्य के अंदर जिलों के बीच बढ़ती असमानता और हाँ, वो राजकोषीय घाटे का दबाव, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल सही। ये सर्वे नीति बनाने वालों के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। उन्हें इन सब पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सही कहा। और इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि अगर बिहार के सामने मौजूद इन तमाम जनसांख्यिकीय बदलावों और आर्थिक चुनौतियों को देखें, तो अगले 5 सालों में अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर डालने वाला सिर्फ एक नीतिगत हस्तक्षेप, सिर्फ एक पॉलिसी चेंज क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।